इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर के माध्यम से हमने मॉडर्न फिजियोलॉजी की लेक्चर सीरीज शुरू की। उसमें आज हम अपने सिलेबस का 6 पॉइंट कवर करेंगे। एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस क्या है? एसिड बेस imbalance is an abnormality of human body's normal balance of acid and base that causes plasma pH to deviate out of normal range 7.35 to 7.45। एक शब्द में समझना है कि जब कभी प्लाज्मा का पीएच, प्लाज्मा होता है ना, ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक ब्लड सेल होती है और दूसरा ब्लड प्लाज्मा होता है। रस कह सकते हैं इसको, अगर आप हिंदी में समझे तो रस धातु कह सकते हैं। तो प्लाज्मा पीएच डेविएट आउट ऑफ द नॉर्मल रेंज, ठीक है, नॉर्मल रेंज से बाहर अगर वो चला जाए तो ये क्या कहलाएगा? एसिड बेस इम्बैलेंस। ब्लड का रिएक्शन सामान्यतः कैसा होता है? सामान्यतः क्षारीय होता है। इसका पीएच 7.35 से 7.45 होता है। तो एसिड बेस बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है होम्योस्टेसिस के लिए भी। यह हमने सबसे पहले लेक्चर में भी पढ़ा था। सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ डिपेंड करती हैं एसिड बेस बैलेंस पर। एसिड H+ डोनर होता है, ठीक है, हम जानते ही हैं ये। H+ जो प्रोटॉन डोनर होता है, लिबरेट हाइड्रोजन आयंस। बेस जो है वो H+ एक्सेप्टर होता है, ये दान करता है, ये प्राप्त करता है, क्या है? तो ये प्रोटॉन का एक्सेप्टर होता है। इनका जो पीएच है वो log 1/H+, ये हम सब 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। फिजियोलॉजी के हिसाब से हमारे लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 होता है। इस पीएच से अगर कोई भी चीज़ डेविएट होती है तो वो एसिड बेस इम्बैलेंस में कही जाती है, ठीक है। तो पीएच जो है वो 7.0 को आप न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल पीएच 7 होता है। 7 से ज़्यादा अगर होगा तो बेसिक होगा, 7 से कम होगा तो एसिडिक रहेगा, ठीक है। तो बॉडी में हमारे क्या है? बफर सिस्टम होते हैं। बफर सिस्टम में बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, प्रोटीन बफर्स, ठीक है, जैसे एल्ब्यूमिन, अमीनो एसिड, हीमोग्लोबिन, जो कि हमारी पीएच को या ब्लड की पीएच को रेगुलेट करते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो एसिड बेस बैलेंस में, एसिड बेस बैलेंस के रेगुलेशन में मदद करते हैं? तो सबसे पहले ब्लड है। हाई बफर कैपेसिटी, ब्लड के पास सबसे ज़्यादा बफर कैपेसिटी होती है। मेन बफर क्या होता है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड मेन बफर होता है। हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो चीफ या मेन बफर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन ऑफ लंग्स किस तरह से काम करते हैं? एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय एल्वियोलर वेंटिलेशन, ये हम समझ चुके हैं पहले ही। रेस्पिरेशन की पूरी सीरीज हमने पढ़ी इस बारे में। किडनीज जो हैं वो क्या करेंगी? किडनीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्टर बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन होगा। एक्सक्रीशन ऑफ फिक्स्ड एसिड, जैसे फिक्स्ड एसिड का एक्सक्रीशन। कौन कौन से फिक्स एसिड होते हैं यहाँ पर? आप बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म, फॉस्फेट मैकेनिज्म, अमोनिया मैकेनिज्म के द्वारा फिक्स एसिड्स का एक्सक्रीशन होता है। लीवर में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स, 20% ऑफ बॉडीज डेली प्रोडक्शन, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एनायंस सच एज लैक्टेट, कीटोन्स, अमीनो एसिड्स। तो पूरी बॉडी के
20% लगभग बफर सिस्टम का 20% ये लीवर जनरेट करता है, या मेटाबॉलिज्म जो भी करते हैं। इसमें ऑर्गेनिक एसिड अनायंस का फॉर्मेशन, चाहे लैक्टेट है, कीटोन्स है या अमीनो एसिड है, इनका प्रोडक्शन ये लीवर से ही होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ अमोनियम, कन्वर्जन ऑफ NH4 to urea in liver results in equivalent production of H plus ions। okay. तो ये अमोनिया को जब यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, हमने डाइजेशन में पढ़ा, ये क्या करेंगे, रिजल्ट्स इन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ H प्लस, हाइड्रोजन आयंस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, स्पेशली albumin contributing to anion group। Bone can take up H plus in exchange for calcium, sodium and potassium, or release HCO3 और HPO3। तो फॉस्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इन सब को रिलीज करने का काम किसका है, बोन का है। और ये क्या करती है, H प्लस आयंस को एक्सेप्ट करती है। ठीक, हमने शुरू में ही बात की थी कि H प्लस डोनर जो है वो कौन होते हैं, एसिडिक होते हैं, और H प्लस एक्सेप्टर कौन होते हैं, बेस होते हैं। तो यहाँ पे ये बेस को रिलीज करेगी, बाइकार्बोनेट्स को रिलीज करेंगे कौन, बोन। ओके, अगर ये एसिड बेस बैलेंस का डिसऑर्डर हो तो क्या होगा, एसिडोसिस हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन लोअरिंग आर्टीरियल पीएच, एसिडोसिस, एसिड बनेगा तो पीएच क्या होगा, कम होगा। किसका होगा, ब्लड का होगा। एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में बताया है। बिफोर सेकेंडरी चेंजेस in response to primary etiological factor। okay, before secondary changes in response to primary etiological factor। secondary changes से पहले, ठीक है, ये एक response होता है प्राइमरी इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजी मतलब क्या है, प्रमुख कारक तत्व क्या है, किस वजह से हुआ है, कारण क्या है, उनको रिस्पोंड करना, ये एसिडोसिस होता है। सेकेंडरी चेंजेस से जस्ट पहले। एल्कलोसिस क्या होगा, एबनॉर्मल कंडीशन रेजिंग आर्टीरियल पीएच। अब पीएच जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब बेस की तरफ, एल्कलोसिस नाम है तो बेस की तरफ जाएंगे। तो सिंपल एसिड बेस डिसऑर्डर्स क्या होंगे, देयर इज सिंगल प्राइमरी इटियोलॉजिकल एसिड बेस डिसऑर्डर। ओके, मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर क्या होंगे, प्राइमरी इटियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर प्रेजेंट साइमल्टेनियसली, लगातार बार बार होंगे। ओके, तो कारक तत्वों को ढूंढना होगा, तभी हम एसिडोसिस और एल्कलोसिस को ट्रीट कर सकते हैं। एसिडीमिया, एसिडीमिया, ईमिया वर्ड जहाँ भी लगेगा वो किसके लिए है, ब्लड के लिए है। एसिडीमिया कि अगर ब्लड का पीएच 7.36 से कम हो जाए, और एल्कलीमिया क्या होगा, 7.44 से ज़्यादा हो जाए। एल्कोसिस, एल्कलोसिस या बेसिक होना। ठीक है, कारण देख सकते हो, कारण बहुत सारे हैं। रेस्पिरेटरी में आप देखिए, एबनॉर्मल प्रोसेस विच टेंड टू अल्टर पीएच। ठीक है, इन पी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर किसी भी तरह से हैम्पर होता है, ठीक है, तो एसिडोसिस और एल्कलोसिस की प्रक्रिया हो सकती है। मेटाबॉलिक हो सकते हैं, नॉर्मल प्रोसेस विच टेंड टू अल्टर पीएच इन प्राइमरी चेंज HCO3। ठीक है, तो HCO3 के लेवल को अल्टर करने से या उसमें किसी प्रकार की परेशानी होने से एसिडोसिस और एल्कलोसिस हो सकते हैं। तो दोनों को ध्यान रखना है। रेस्पिरेटरी होगा तो क्या होगा, PCO2, और अगर मेटाबॉलिक होगा तो HCO3।
ये हैम्पर होंगे दोनों अलग अलग, तब जा कर के एसिड बेस बैलेंस इम्बैलेंस होगा। ठीक है, रेगुलेशन किस तरीके से हो सकता है ये देखिए। जनरल एसिड बेस इक्विलिब्रियम अप्लाई इन फिजियोलॉजी ऑफ लिविंग सिस्टम। एसिड बेस बैलेंस इज नॉर्मली tightly regulated by buffering agents. Okay, tightly regulated by buffering agents and renal system, respiratory system, keeping the arterial blood pH between 7.38 to 7.42। ये हम सब जानते हैं कि बफर एजेंट्स के कारण ही रेस्पिरेटरी सिस्टम है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये हर तरीके से हमारे ब्लड के पीएच को 7.38 से 7.42 तक मेंटेन रखते हैं। सेवरल बफरिंग एजेंट दैट रिवर्सली बाइंड हाइड्रोजन आयन एंड इम्पेड एनी चेंज इन पीएच। ठीक है, बहुत सारे बफरिंग एजेंट्स ऐसे होते हैं जो रिवर्सली भी बाइंड करते हैं हाइड्रोजन आयंस को और पीएच के किसी भी तरह के चेंज को नहीं होने देते हैं, वो मेंटेन करके रखते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर बफर इंक्लूड बाइकार्बोनेट्स एंड अमोनिया। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर बफर मतलब सेल से अलग क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, अमोनिया है, जहाँ प्रोटीन्स और फॉस्फेट क्या है, इंट्रा सेलुलर बफर्स की तरह काम करते हैं। बाइकार्बोनेट और अमोनिया क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर बफर की तरह काम करते हैं। The relationship between multiple buffer in the same solution is described as isohydric principle। मतलब हम क्या है, बहुत सारे बफर्स की, मल्टीपल बफर्स की बात कर रहे हैं कि बाइकार्बोनेट हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, हीमोग्लोबिन हो सकता है, ये सब एक ही सॉल्यूशन में जब काम करते हैं इसे कहते हैं आइसोहाइड्रिक प्रिंसिपल। आइसोहाइड्रिक प्रिंसिपल। ठीक है, the bicarbonate buffering system is especially key as carbon dioxide can shifted through carbonic acid to hydrogen ion and bicarbonate। okay, तो बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम जो है वही एकमात्र कारण है या वही एकमात्र चाबी है जो as a carbon dioxide can be shifted through कार्बोनिक एसिड टू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप दोनों ही तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्रैब साइकिल में भी बने थे। क्या, तो यहाँ से वो H2CO3 कार्बोनिक एसिड में चेंज हो सकते हैं और H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन ये रिलीज होंगे, तो दोनों ही तरीके से आप H+ आयन का भी यूज़ कर सकते हैं और बाइकार्बोनेट आयन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। एसिड बेस इम्बैलेंसेस दैट ओवरकम द बफर सिस्टम। एसिड बेस इम्बैलेंसेस दैट ओवरकम द Acid-base imbalances that overcome the buffer system can be compensated in the short term by changing the rate of ventilation. This alters the concentration of carbon dioxide in the blood, shifting the above reaction according to Lee-Chatter's principle. The acid-base imbalance that overcome the buffer system. Okay. शॉर्ट टर्म बाय चेंजिंग इन रेट ऑफ वेंटिलेशन, इसको हम कंपनसेट भी कर सकते हैं। मतलब शरीर जो है अचानक से रिएक्ट नहीं करता है, भले ही प्राइमरी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हों। यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट टर्म एक चीज़ रहती है कि रेट ऑफ वेंटिलेशन में चेंज आएगा थोड़ा बहुत, उसके बाद शरीर जो है वो एसिड बेस इम्बैलेंस को कंपनसेट कर लेता है। दिस अल्टर्स द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब वेंटिलेशन में किसी भी तरीके का चेंज आएगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ब्लड में अलग होगा। शिफ्टिंग द अबव रिएक्शन टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो ऊपर जो भी रिएक्शन है उसको ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हमने 12th क्लास में भी पढ़ा है, जो कि
पीएच को अल्टर करेगा, चेंज करेगा। तो किडनीज आर स्लोअर टू कंपनसेट। लंग्स कर सकते हैं कंपनसेट, किडनीज ज़्यादा कंपनसेट नहीं कर पाती। लेकिन रीनल फिजियोलॉजी हैज सेवरल पावरफुल मैकेनिज्म टू कंट्रोल पीएच बाय एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस एसिड और बेस। हालांकि किडनी किसी भी तरीके से कंपनसेट नहीं कर सकती, वो कहेगी कि मैं समझौता नहीं करूँगी। तो किडनी समझौता तो भले ना करें, लेकिन उनके पास एक चीज़ होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के थ्रू एसिड और बेस को निकाल सकती है अपनी इच्छा से। ओके, तो 3 सिस्टम इन्वॉल्व इन एसिड बेस रेगुलेशन। बफर जो है ब्लड में होते हैं, वो रेस्पिरेशन होता है और किडनीज होती हैं। ये 3 सिस्टम जो है वो एसिड बेस बैलेंस में काम करते हैं। ब्लड बफर्स के बारे में हमने पढ़ाई है कि ये इस तरीके से HCO3 है, प्रोटीन है, फॉस्फेट है, हीमोग्लोबिन है। लंग्स का जो रेस्पिरेशन के थ्रू हम पीएच को मेंटेन करते हैं वो PCO2 के थ्रू करते हैं। किडनीज़ के बारे में हम HCO3 के बारे में पढ़ा कि ब्लड पीएच है, ब्लड PCO2 है, ब्लड HCO3 है। इस प्रकार से ये मेजर्स हैं, इस प्रकार से हम उनको कंट्रोल करते हैं। बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं? बॉडी फ्लूइड्स इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड सबसे पहले देखते हैं। इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड है, क्या होता है, पूरी बॉडी का 2/3 हिस्सा इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड क्या है? सेल के बाहर जो भी फ्लूइड बचा हुआ है, चाहे वो प्लाज्मा है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वो एक्स्ट्रासेलुलर कहा जाएगा। दूसरे क्या हो सकते हैं? लिम्फ है, CSF है, ठीक है, आई का ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर जो भी होते हैं, या सीरस फ्लूइड है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन से हैं, वो सब अदर फ्लूइड में आते हैं। बॉडी फ्लूइड का कंपोजिशन किस तरीके का होता है? वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये तो 12th में भी पढ़ा है, ठीक है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। इसके अंदर कुछ बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो सकती हैं, जैसे आयनिक या कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो सब इसके अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड दैट प्रिवेंट फ्रॉम डिसोशिएटिंग इन सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो कि डिसोशिएट नहीं होंगे, कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होगा, जैसे ग्लूकोज, लिपिड, यूरिया, ये सब। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा? आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, फैल सकते हैं, टूट सकते हैं। आयंस चार्ज प्रिंसिपल, ये इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे मैग्नीशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, पोटाशियम है। तो वाटर बैलेंस किस तरीके से करना है, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? ये इसलिए ज़रूरी है बच्चों कि जब आप एक अच्छे सक्सेसफुल डॉक्टर बनेंगे, अब आपके पास पेशेंट आएंगे, तो फिर आप अभी उनको ग्लूकोज देना है, अभी उनको आइसोलाइट P देना है, आइसोलाइट M देना है, या रिंगर लैक्टेट देना है। तो जब तक हम फ्लूइड के बारे में जानेंगे नहीं, तो हम फ्लूइड पेशेंट को किस तरीके से दे पाएंगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस फिजियोलॉजी को समझना, वाटर फ्लूइड्स या जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं उनके बारे में समझना, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ठीक है। तो वाटर बैलेंस बॉडी किस तरीके से करती है वो देखिए। वाटर इनटेक और वाटर आउटपुट। इनटेक कितना हो? 2300 से 2500 ml पर डे, फ्लूइड्स के थ्रू, फूड्स के थ्रू, ठीक है। ये और सेल मेटाबॉलिज्म में जो मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस हुआ है वो भी ये इनटेक में आता है। आउटपुट में क्या आएगा कि स्किन के थ्रू जो डिफ्यूज़ होता है, या लंग्स के थ्रू जो वेपराइज होता है, प्रेस्पिरेशन के थ्रू, फीसिस के थ्रू, और किडनी जो यूरिन के थ्रू पास आउट करती हैं
वो भी आउटपुट। तो इस तरीके से हमें मेजर करना होता है। अब जैसे पेशेंट अगर आपके पास आए तो आप देखें उसको कि पसीना कितना ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें से कितना फ्लूइड निकल गया होगा, ठीक है, उसने स्टूल पास किया या नहीं किया, मल त्याग किया या नहीं किया, ठीक है, और किडनीज कितना उसका वाटर जो है वो एक्सक्रीट कर रही हैं, उस अकॉर्डिंग तो आप उसे फ्लूइड देंगे या नहीं देंगे वो सोचना होगा। अगर किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है तो आप फ्लूइड नहीं दे सकते ना, ठीक है। तो इस प्रकार से वाटर इनटेक का जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो हमें समझना है। थर्स्ट मैकेनिज्म, प्यास का मैकेनिज्म क्या होता है कि जैसे जैसे प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, माउथ जो है वो ड्राई होगा और हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेट होगा, ठीक है, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा। Hypothalamic stimulation occur when water moves out of thirst center osmoreceptor by osmosis। osmosis की प्रक्रिया से हमें प्यास के बारे में पता चलता है, हाइपोथैलेमस से ये प्रोडक्शन होता है। तो एक जनरल सी जानकारी हमें एसिड बेस बैलेंस के बारे में ज़रूर होनी चाहिए, okay। इसी तरह से वाटर बैलेंस डिसऑर्डर्स क्या होंगे, डिहाइड्रेशन, बहुत नाम सुना है कि गर्मी के सीज़न में जो है इसको डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। क्या होता है, वाटर लॉस बढ़ जाए, इनटेक कम हो और लॉस बढ़ जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इज डाइल्यूटेड, ठीक है। Sodium concentration is normal, but there is an increase in water, hypotonic hydration, ठीक है, ओवर हाइड्रेशन कह सकते हैं इसको, कि एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड जो है वो डाइल्यूट हो जाए। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या होते हैं, रोल ऑफ सोडियम इन फ्लूइड, सोडियम मोस्ट अबंडेंट इन एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड, सबसे ज़्यादा मात्रा में सोडियम होता है। ओनली वन एक्सर्टिंग ए सिग्निफिकेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये अकेला ऐसा होता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को सिग्निफिकेंटली रेगुलेट करता है। Okay, सोडियम डज नॉट नेसेसरली क्रॉस द सेलुलर मेम्ब्रेन, कोई ज़रूरी डज नॉट ईजीली क्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन, सोडियम जो है वो बहुत आसानी से सेलुलर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इट मस्ट बी पम्प्ड, इसलिए हम सोडियम पोटेशियम पंप की बात करते हैं, ठीक है, ये पंप करना पड़ता है। देयरफॉर अबंडेंस ऑस्मोटिक इफेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आर कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ ईसीएफ, ठीक है, इसलिए क्या होता है, ऑस्मोटिक इफेक्ट और सोडियम का जो ट्रांसपोर्ट है इसके कंट्रोलिंग फैक्टर्स जो हैं वो अबंडेंट होते हैं, ज़्यादा मात्रा में होते हैं। While the sodium content in the body may be altered, its concentration in the ECF remains stable because of immediate adjustment in water volume. Okay. तो सोडियम का बैलेंस हम कैसे रख सकते हैं, सोडियम का बैलेंस किस तरीके से रखा जा सकता है, वाटर बैलेंस, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करके, इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ एट्रियल न्यूट्रिटिक फैक्टर, ठीक है, एट्रियम के न्यूट्रिटिक फैक्टर को भी इन्फ्लुएंस करता है जो सोडियम का बैलेंस होता है। पोटाशियम का बैलेंस, पोटाशियम इंट्रासेलुलर इम्पोर्टेंट या चीफ कंटेंट होता है, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर में कौन था, सोडियम था, इसलिए हमने सोडियम पोटाशियम पंप की बात की, ठीक है।
तो पोटेशियम इज अ पार्ट ऑफ बॉडीज बफर सिस्टम। पोटेशियम बफर सिस्टम का एक पार्ट होता है विच रेजिस्ट द पीएच चेंजेस इन पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड। ठीक है, ये रेजिस्ट करता है किसी भी तरीके के बॉडी फ्लूइड या बॉडी पीएच को। तो एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम लेवल जो है वो एसिडोसिस के साथ बढ़ता है और पीएच को कम करता है। एज द पोटेशियम लीव सेल्स फॉल विद एल्कलोसिस। ठीक है, और जैसे ही पोटेशियम सेल्स को छोड़ता है सोडियम पोटेशियम पंप में, तो फॉल विद एल्कलोसिस, इससे पीएच बढ़ेगा। ठीक है, पोटेशियम बैलेंस इज मेंटेन प्राइमरीली बाय रीनल मैकेनिज्म। पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन कैसे करते हैं? रीनल मैकेनिज्म से मेंटेन किया जाता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, कैल्शियम बैलेंस देख लेते हैं। कैल्शियम जो है 99% बोन्स के अंदर ही पाया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नर्व ट्रांसमिशन के लिए, एंजाइम एक्टिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इज रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ टू हार्मोन। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन से ये रेगुलेट होता है। कैल्शियम आयन होम्योस्टेसिस, इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन, इनसे ये मेंटेन्ड होता है। जिस तरीके से ऊपर जो पोटेशियम है वो एल्डोस्टेरॉन से मेंटेन हो रहा था, उसी तरीके से ये। कैल्सिटोनिन टारगेट बोन टू एनकरेज डिपॉजिटिंग इन कैल्शियम सॉल्ट एंड इनहिबिटिंग बोन रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, टारगेट बोन टू एनकरेज डिपोजिशन, ये कैल्सिटोनिन का काम है। बोन को टारगेट करता है और कैल्शियम को वहाँ डिपॉजिट होने के लिए एनकरेज करता है। इनहिबिट बोन रीअब्जॉर्प्शन, देयरफॉर एन एंटागोनिस्ट फॉर पैराथायरॉयड हार्मोन, ये पैराथायरॉयड हार्मोन के बिल्कुल विपरीत कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमने एसिड बेस बैलेंस के बारे में पढ़ा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।